हाय फोक्स, ये वीडियो के अंदर हम दो एएमसी कंपनी की बात करेंगे। एएमसी मतलब आपका एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जिन दो कंपनीज का हम डिस्कशन करेंगे वो है एचडीएफसी एएमसी, और जो दूसरी कंपनी जिसका हम डिस्कस करेंगे वो है निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी। अब एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। अब एएमसी का जो मेन बिजनेस मॉडल क्या है पहले हम वो समझ लेते हैं, फिर हम एचडीएफसी और निप्पॉन के नंबर्स डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल के अंदर बोला क्या है आखिर इन दो कंपनीज के बारे में। पहले एच डी एफ सी एम सी की बात कर ले तो कुछ 90,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है, और निपॉन कंपैरेटिवली 60,000 करोड़ के आसपास है या 40,000 करोड़ के आसपास है। निपॉन का मार्केट कैप जो है एच डी एफ सी से छोटा है। ऑब्वियसली निपॉन जो है एच डी एफ सी से छोटा प्लेयर है ए एम सी के इंडस्ट्री के अंदर। अब ए एम सी मतलब आपका एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री होता है। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो होती है वो क्या करती है, आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एएमसी कंपनी जो है वो नए नए एनएफओ लेके आती है। अब जैसे आपका आईपीओ होता है वैसे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर एनएफओ होता है। अब एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जब है एक नया फंड लेके आती है, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड या एचडीएफसी ग्रोथ फंड या फिर निपॉन ग्रोथ फंड, तो ये जो है अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। और जब ये फंड जो कंपनी है वो मार्केट के अंदर लेके आती है उसे हम एनएफओ बोलते हैं, मतलब न्यू फंड ऑफरिंग। तो जब भी कोई कंपनी एनएफओ लेके आती है, उसके फंड जो है वो कितने ज़्यादा सब्सक्राइब होते हैं, उसके पास कितने ज़्यादा लोग होते हैं जो कि एएमसी कंपनीज को पे कर रहे होते हैं। मतलब अगर आपकी कंपनी है, आपके पास एक म्यूचुअल फंड है, तो आपके म्यूचुअल फंड के अंदर कितने ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड है उस फंड के साथ, कितने ज़्यादा लोग उस फंड के अंदर कैपिटल डाल रहे हैं, और उस कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपको एक कमीशन फीस मिलती है, जिसे हम म्यूचुअल फंड कंपनीज को कमीशन भी दिया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि आपको जो म्यूचुअल फंड सेल करेगा डिस्ट्रीब्यूटर, उसे भी एक कमीशन मिलता है। तो आपके जो एसेट्स मैनेज कर रही है एएमसी, बड़ी बड़ी एएमसी जो है वो आपके एसेट मैनेज करेंगी, तो उन्हें भी तो एक कमीशन मिलेगा। तो यही बात है, इसलिए एएमसी जो है ऐसे कमाती है। अब ये तो बस एक मॉडल हो गया एएमसी का। अब एएमसी कंपनी जो होती है वो आपको बहुत सारे मॉडल्स देती है। मतलब आपके जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह है वो भी मैनेज करती है। म्यूचुअल फंड के साथ साथ अब म्यूचुअल फंड्स में भी अलग अलग टाइप के होते हैं। इक्विटी फंड होता है, डेट फंड होता है, अल्टरनेटिव एसेट्स वाला फंड होता है। बेसिकली आपका काम जो है ये म्यूचुअल फंड कंपनीज या एएमसी कंपनीज जो है वो कम कर देती है। अब एएमसी कंपनीज के जो सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो कॉरपोरेट्स और रिटेल क्लाइंट्स, ये जो दो नंबर ऑफ क्लाइंट्स है ये एएमसी के जो है सबसे बड़े क्लाइंट्स होते हैं। जितना मैंने देखा एच डी एफ सी एएमसी और आपका निपॉन एएमसी दोनों के अंदर जो है कॉरपोरेट क्लाइंट्स का जो परसेंटेज है वो इसके रिटेल नंबर ऑफ क्लाइंट्स से थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट क्लाइंट्स क्या करते हैं एएमसी के अंदर, हम रिटेल तो चलो समझ में आता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इक्विटी फंड हो गया, डेट फंड हो गया, अल्टरनेटिव फंड हो गया, गोल्ड फंड हो गया, ईटीएफ्स हो गए, ये सारे फंड्स में तो हम रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं। तो कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं, वेल बेसिकली कॉर्पोरेट्स के पास भी बड़े बड़े फंड्स होते हैं जो कि उन्हें मैनेज करने होते हैं, और वो ये फंड्स को एएमसी कंपनीज के पास दे देते हैं। अब ये बड़े बड़े फंड्स को जो है ये लोग पेंशन ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। अब पेंशन ऑब्लिगेशंस मतलब कि कोई भी आप कंपनी के अंदर काम करते हो तो आपको उस कंपनी के काम करने के बाद जब आप रिटायर हो जाते हो कुछ टाइम बाद उस कंपनी से, तो आपको उस कंपनी से पेंशन मिलती है रिटायर होने के बाद। और ये रिटायर होने के बाद जो पेंशन वगैरह मिलती है, तो ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं ये आपकी एएमसी कंपनी जो होती है उनको मैनेज करने को दे देते हैं एसेट्स। अब जैसे कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स है, जैसे कि आपका रिलायंस ले लो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है। तो रिलायंस इंडस्ट्री खुद थोड़ी ना सबका जो एसेट है वो मैनेज करेगी, सारे पेंशन ऑब्लिगेशंस वगैरह मैनेज करेगी। ये क्या करती है, ये आउटसोर्स कर देती है, एएमसी कंपनीज को एसेट्स दे देती है, और एएमसी कंपनीज जो है इनके एसेट्स को हैंडल करती है और इनके ऊपर एक रिटर्न जनरेट करके देती है। अब एएमसी इंडस्ट्री के अंदर जितना मैंने देखा, इक्विटी इन्फ्लो जो है पूरे इंडिया के अंदर एएमसी इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा हो रहा है। अब एएमसी इंडस्ट्री के अंदर स्कोप क्यों है, मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ कि एएमसी इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा स्कोप है। वेल आपको सबको पता है कि कैपिटल मार्केट जो है इंडिया के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब इक्विटी के अंदर बुल रन चल रहा है, निफ्टी सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे जा चुके हैं, मार्केट में बहुत बड़े बड़े करेक्शन आ चुके हैं। बहुत सारे रीज़न थे जबकि मार्केट के अंदर करेक्शन देखने मिलना चाहिए था, बट मार्केट के अंदर करेक्शन देखने मिला, लेकिन कुछ टाइम बाद मार्केट जो है अपने प्रीवियस स्टेज पे आ गया। क्यों पता है, क्योंकि इंडिया के अंदर एसआईपी इन्फ्लो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। बहुत नंबर ऑफ एसआईपीज हो रही है जो मार्केट को एक स्टेबल पोजीशन पे रख रही है। तो फ़र्क नहीं पड़ता है आपके जो इंडिया के एफआईआईज है, एफडीआईज है, वो छोड़कर भी चले जाते, तो क्योंकि आपके इंडिया के अंदर अभी एसआईपी इन्फ्लो इतना हो रहा है। तो ये एसआईपी इन्फ्लो करता कौन है, आप सीधा जाके थोड़ा ना बोलोगे कि भाई मेरा ये फंड है, मैं ये फंड में एसआईपी करूँगा। एक एएमसी कंपनी होती है ना जो आपको फंड लेके आती है आपके पास, आप उस कंपनी को फंड देते हो और वो जो है आपके फंड्स मैनेज करती है। तो ये मैंने बता दिया आपको एएमसी का पर्पस। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बता दिया कि एएमसी जो है आपके फंड्स मैनेज करके कमाती है। कॉर्पोरेट्स के बड़े बड़े पेंशन ऑब्लिगेशन या बड़े बड़े जो फंड्स होते हैं कॉर्पोरेट्स जिनको देते हैं, वो भी मैनेज करके एएमसी कंपनी कमाती है। तो ये दो तरीके होते हैं जिससे एएमसी कंपनी जो है वो कमाती है।
फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स देख लेते हैं पहले कि भाई एएमसी जो कंपनी है वो कैसे कमाती है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री एयूएम तो वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप म्यूचुअल फंड का एयूएम देखोगे तो 20% से इंक्रीज हुआ है, और अभी परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखोगे तो वो भी इंक्रीज होते गया है। FY14 के अंदर सिर्फ 7% था म्यूचुअल फंड का एयूएम, और अब जो है वो 19% पे जाकर बैठ चुका है। बट इंडिया जो है म्यूचुअल फंड को, अगर हम एयूएम और म्यूचुअल फंड एयूएम और जीडीपी का जो रेशियो कंपेयर करें उसमें इंडिया जो है बाकी कंट्रीज से सबसे ज़्यादा कम है, 17% है सिर्फ। बट बाकी कंट्रीज जैसे कि यूएस, स्वीडन, ब्राज़ील, इनका जो रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इंडिया का अगर आप सोचो कि म्यूचुअल फंड का अगर आप देखोगे तो ये सिर्फ 17% से लेके पेनिट्रेशन जो है वो 34% पे भी चल जाता है, जो कि ऑब्वियस है होगा ही आगे कुछ टाइम बाद, क्योंकि लोगों के अंदर कैपिटल मार्केट्स की अवेयरनेस बढ़ रही है। भले ही वो बुरी बुरी चीज़ों से बढ़ रही है, जैसे कि आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस हो गया या फिर डे ट्रेडिंग हो गया, बट कैपिटल मार्केट का अवेयरनेस जो है लोगों के अंदर बढ़ रहा है धीरे धीरे। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कैंपेन्स रन किए, म्यूचुअल फंड सही है, ये सही है, वो सही है। ये कैंपेन्स की वजह से भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो पेनिट्रेशन है वो इंक्रीज़ करते जा रहा है, और लोगों के अंदर अभी फाइनेंशियल एजुकेशन भी आ रहा है फिर इन्फ्लुएंसर्स की वजह से। तो म्यूचुअल फंड एयूएम टू जीडीपी अगर आप देखोगे तो इंडिया का सबसे कम है, तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये फील्ड के अंदर। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यूनिक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर जो है ऑफ टोटल पॉपुलेशन FY24 के अंदर, मतलब मार्च 24 में 3.1% थे, 23 में 2.6% के आसपास कुछ थे। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो है बड़े फास्ट पेस पे इंडिया के अंदर ग्रो कर रही है। फिर उसके बाद अगर आप इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ देखोगे तो इंडिया की जो जीडीपी है उसके अंदर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आपको एवरेज 7% पकड़ सकते हो। अभी FY24 में 8% का हुआ है, बट आप एवरेज ग्रोथ जो है वो 7% इंक्रीज कर सकते हो। तो 10 ईयर के कैगर पे इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। और इंडिया के अंदर आप सभी को पता है कि लोगों की हाउस होल्ड इनकम्स बढ़ रही है। अब हाउस होल्ड इनकम जैसे ही लोगों की बढ़ रही है, लोग जो है इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर देंगे। अब वो ज़माना गया कि जब एफडी में पैसे रखते थे लोग सोचते थे कि भाई मैं इक्विटी मार्केट्स के अंदर पैसे नहीं रखूंगा, डेट मार्केट्स के अंदर पैसे नहीं रखूंगा। आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एयूएम कंपनी जो होती है, एएमसी कंपनीज, वो क्या करती है कि वो आपके एसेट जो है ऑलरेडी मैनेज करके आपको बस उन्हें कंपनी देनी है। और ऐसे मैंने तो मैक्सिमम केस में देखा नहीं है कि म्यूचुअल फंड के अंदर यूजुअली लॉस हो जाता है लोगों का। हाँ, थोड़े बहुत फंड जो है वो बंद हो जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट अगर आप कोई ट्रैक रिकॉर्ड वाला फंड सिलेक्ट करते हो तो मुझे नहीं लगता आपका लॉस होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो सेविंग जो है इंडिया के अंदर, हाउस होल्ड सेविंग्स बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए म्यूचुअल फंड का और भी पेनिट्रेशन इंक्रीज होते जाएगा। अगर आप एवरेज डेली टर्नओवर रेट देखते हो तो वो भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। अगर आप 23 और 24 को ही कंपेयर करोगे तो एक बहुत बड़ा जंप देखने मिलेगा। बुल मार्केट आ चुका, तो ये ऑब्वियस है कि ये कैपिटल मार्केट वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपका इक्विटी हो गया, डेट हो गया, तो ये जो है बड़े साइक्लिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे ही पैसे बाहर जाना चालू हो जाते हैं, लोग जो है इसमें इन्वेस्ट करना जो है कम कर देते हैं, क्योंकि आपका जो स्टॉक मार्केट वगैरह है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है। तो लोग सोचते हैं कि भाई इन्वेस्ट ही क्यों करना है, रिटर्न कम आ रहा है, नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। तो ये साइकिल पे बड़ा डिपेंड करता है। जब अप साइकिल चलता है, बुल मार्केट चलता है, तो लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब डाउन साइकिल चलता है तो लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपका साइकिल पे रिलेटेड बड़ा डिपेंड करता है। अभी तो अप साइकिल है, इसलिए आपकी जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, जैसे कि आप देखो वेल्थ फर्स्ट को देखो, ये कंपनीज बड़े अच्छे नंबर्स जो है वो रिपोर्ट कर रही है। वेल्थ फर्स्ट हो गया, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट हो गया, ये जो कंपनीज है बड़े अच्छे अच्छे नंबर रिपोर्ट कर रही है, क्योंकि आपके इक्विटी मार्केट जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यही बात है, एवरेज डेली टर्नओवर भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है अगर आप पिछली बार का देखोगे तो। फिर इसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो 60% ऑफ पॉपुलेशन है वो अभी वर्किंग एज ग्रुप के अंदर है, मतलब सेविंग्स बड़ी आ सकती है। अब म्यूचुअल फंड का जो अवेयरनेस है वो हुआ कैसे, बहुत सारे कैंपेन्स रन किए गए, टीवी पे भी बड़ी एडवर्टाइज आती गई, लोगों के पास भी अवेयरनेस आने लगा। अभी फिर इन्फ्लुएंसेस भी थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो म्यूचुअल फंड सही है, ये कैंपेन ने बड़े फास्ट पेस पे जो है म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस बिल्डअप कर दी। और अभी एसआईपी जो है हाउस होल्ड के अंदर एकदम कॉमन हो चुका है कि भाई कोई ना कोई तो 5,000 की एसआईपी तो कर ही रहा है, 6,000 की तो एसआईपी कर ही रहा है। तो एसआईपी बड़ा कॉमन चीज़ हो चुका है, और लोग जो है एसआईपी को आजकल सेफ भी कंसिडर करने लगे। मतलब लोगों का जो बिलीफ था इंडिया के अंदर कि भाई एफडी सेफ होता है, वो भी चेंज होने लगा है आजकल। तो मुझे ऐसे पर्सनल लगता है कि एएमसी कंपनीज़ के साथ जो है एक बहुत अच्छा स्कोप है। अब अगर आप एएमसी कंपनीज़ को देखोगे तो इतने ज़्यादा फास्ट पेस पे भी इनके जो नंबर्स है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे, बट स्टिल इंडस्ट्री जो है ग्रोइंग है, तो नंबर्स भी डिसेंट पेस पे इंक्रीज़ हो रहा है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ नंबर्स खराब है, मतलब 30% का ग्रोथ है। अब ऑब्वियसली हम बड़े जाइंट्स को कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ रेट जो है वो 30% का ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो रहेगा नहीं। बट छोटी एएमसी कंपनीज़ भी है जिनके बारे में मैं स्टडी करना है मुझे, ताकि मैं देख सकूँ कि भाई एक्चुअली ग्रोथ रेट जो है वो कितना चल रहा है। बट अभी अगर मैं एएमसी कंपनीज़ को कंपेयर करूँ तो एचडीएफसी और निपॉन दोनों का जो एएमसी का ग्रोथ है, आपका एयूएम का ग्रोथ है, वो सेम ही चल रहा है। रेवेन्यूज़ का ग्रोथ भी लगभग सेम ही चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर चेंजेस थोड़ा बहुत देखने मिल रहा है, बट ऐसे तो दोनों कंपनीज़ का जो केस है वो सेम ही चल रहा है। निपॉन के अंदर मुझे पर्सनली स्कोप थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट एचडीएफसी भी एट पार ही है निपॉन के ग्रोथ
परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अगर आप मार्केट शेयर वाइज देखोगे तो एच निपॉन से बहुत बड़ा है, 13.3% के आसपास एच का शेयर है। तो एच का शेयर जो है वो निपॉन से ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर यूपीआई ट्रांजैक्शन भी बढ़ रहे हैं, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है, तो आपके लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रहा है। लोग जो है डायरेक्टली ब्रोकरेज आप खोलते हैं, म्यूचुअल फंड के अंदर सीधा इन्वेस्ट कर देते हैं, तो ये बड़ा कॉमन हो चुका है। फिर आप अगर इंडस्ट्री का एनुअल एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो इक्विटी जो है 59% पे चल जा चुका है। डेट जो है, अब डेट का परसेंटेज इंडिया के अंदर कम है, लोग डेट से पैसे निकाल के इक्विटी के अंदर धीरे धीरे पैसे डाल रहे हैं, जितना मैंने नोटिस किया। तो इक्विटी के अंदर 60% है, डेट के अंदर 18 है, आपके लिक्विड एसेट्स के अंदर 10.1 है, और ETFs के अंदर 12.3% के आसपास है। अब ETFs का जो शेयर है 2023 और 2024 का कंपेयर करोगे तो कांस्टेंट है, बट इक्विटी के शेयर के अंदर आपको इंक्रीज देखने मिला है और डेट के अंदर जो है वो डिक्रीज देखने मिला है। अगर आप सेगमेंट वाइज एसेट अंडर मैनेजमेंट देखोगे तो रिटेल जो है 27% को कंट्रीब्यूट करता है, HNI जो है वो 34% को कंट्रीब्यूट करते हैं, और कॉर्पोरेट जो है वो 39% के आसपास कंट्रीब्यूट करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर मंथली SIPs इनफ्लो देखो आप, बड़े फास्ट पेस पे ये भी इंक्रीज़ हो रहा है। SIP फोलियोज भी बड़े फास्ट पेस पे इंक्रीज़ हो रहे हैं, AUMs भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्री के अंदर जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब कंपनी जो है बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप AUM देखोगे HDFC का जून 23-24 के नंबर्स कंपेयर करेंगे हम ईयर ऑन ईयर, तो 38% का जो है ग्रोथ देखने मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% का जो है AUM के अंदर ग्रोथ देखने मिला है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग AUM के अंदर 41% का ग्रोथ देखने मिला है। अगर आप, तो ये बेसिकली ग्रोथ बड़े अच्छे नंबर्स देखने मिल रहे हैं हमें, और मैक्सिमम ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है वो इक्विटी के वजह से ही आ रहा है, और इक्विटी इन्फ्लोज जो है सबसे मैक्सिमम केस पे चल रहे हैं अभी। और फिर उसके बाद आपका ETFs और आपका डेट वगैरह जो है वो नॉर्मली पेस पे चल रहा है, बट इक्विटी का जो शेयर है जितना मैंने देखा, जो भी आपकी AMC कंपनीज है उसके अंदर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है। फिर आप AUM, लिक्विड AUM देखोगे तो लिक्विड AUM के अंदर एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर रिडक्शन देखने मिला है। डेट के अंदर ग्रोथ रेट जो है स्लो है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि अब कैपिटल मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेट के अंदर जो ग्रोथ रेट रहेगी वो स्लो ही रहेगी। तो डेट के अंदर आप ग्रोथ रेट देखोगे तो 10% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ रेट देखने मिली है। और फिर उसके बाद अगर आप क्लोजिंग AUM देखोगे तो 11% का, मतलब इक्विटी के हिसाब से तो अगर आप इनका देखोगे ग्रोथ रेट, तो ये तो कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। इक्विटी जो है 60% के आसपास ग्रो कर रहा है, और डेट जो है उस हिसाब से डेट की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है। आप देखोगे तो इक्विटी ओरिएंटेड अगर आप एवरेज क्वार्टरली एवरेज AUM देखोगे तो इक्विटी का शेयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहा है, जैसे मैं स्पेसिफाई कर रहा था, और बाकी सब चीज़ें हैं उनका शेयर जो है वो रिड्यूस होते जा रहा है। अगर आप लाइव अकाउंट्स देखोगे HDFC AMC के साथ, तो 54% से जो है इंक्रीज देखने मिला है हमें ईयर ऑन ईयर। 50% से आपको इंडिविजुअल मंथली एसेट, आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट, मंथली एवरेज आपके एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है उसके अंदर 50% का ईयर ऑन ईयर इंक्रीज देखने मिला है। इंडस्ट्री के अंदर टोटल अगर आप देखोगे तो 61% जो है आप यहाँ नोटिस करोगे तो इंडिविजुअल MAAUM है, बट अगर आप इसका देखोगे तो कुछ 71% के आसपास जा चुका है इंडिविजुअल का HDFC के अंदर, तो वो भी एक अच्छी बात है। फिर आप इंडिविजुअल एसेट मार्केट शेयर देखोगे तो HDFC का जो म्यूचुअल फंड है वो थर्ड पोजीशन पे आता था जुलाई के अंदर, बट अभी करंटली HDFC का जो है 13.3% के साथ साथ नंबर 1 पे आता है, बट मैं सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूँ। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो HDFC का जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, और इनके जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें भी हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है। अब AUM की बात करें तो अब ये जो AUM है इसमें कौन से डिस्ट्रीब्यूशन का कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है HDFC के अंदर, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि HDFC AMC जो है, आपको क्या लगता है कि HDFC AMC को जो है HDFC बैंक से सबसे ज़्यादा जो लेवरेज मिलता रहेगा, क्योंकि HDFC AMC तो HDFC बैंक से एसोसिएटेड है। अब HDFC बैंक जो है इंडिया के अंदर नंबर 1 प्राइवेट बैंक है। अगर आप कमर्शियल प्राइवेट बैंक्स की बात करो तो HDFC जो है नंबर 1 पे आता है। HDFC के ब्रांचेस जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो उस हिसाब से HDFC AMC को जो है 6.1% जो है HDFC बैंक से आता है, बाकी बैंक से 11.2% के आसपास आता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से 28.4% के आसपास AUM कंट्रीब्यूटेड है, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर से 21.4% है, और डायरेक्ट से 39% के आसपास कंट्रीब्यूटेड है। तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो डायरेक्ट से ही आ रहा है। फिर उसके बाद अगर आप इनका स्प्रेड देखोगे तो
B30 और T30 के ऊपर अगर आप डिवीजन देखोगे तो T30 के अंदर कुछ 80.6% है और B30 के अंदर 19.4% के आसपास है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये B30 के अंदर ये HDFC AMC जो है, HDFC म्यूचुअल फंड आपके, तो वो जो है वो नंबर 2 पोजीशन पे आती है। नंबर 1 पे तो SBI आती है फॉर ऑब्वियस। SBI का जो AUM है वो HDFC से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो SBI जो है कंपैरेटिवली आपके HDFC AUM से कितना बेटर परफॉर्म करता है अगर हम ग्रोथ वाइज देखें तो वो नंबर्स जो है हमारे पास है नहीं। हाँ, ग्रोथ के नंबर्स जो है हमारे पास है नहीं। अगर आप देखोगे SBI की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है वो लिस्टेड नहीं है फ़िलहाल, तो हमारे पास ग्रोथ के जो नंबर्स है वो है नहीं फ़िलहाल। बट फिर उसके बाद अगर आप नोटिस भी करोगे तो वही दिक्कत है कि ग्रोथ रेट जो है HDFC का अच्छा खासा है एज़ कम्पेयर टू SBI। तो ये कोई एक प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि अगर कोई कंपनी का ग्रोथ रेट दूसरे टॉप 1 से ज़्यादा है तो ये अच्छी बात है। बट AUM जो है HDFC का SBI से कम है। बात यही है कि आपका जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा उतना ज़्यादा आपके रेवेन्यूज ज़्यादा होंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा लोग आपके फंड से जुड़े होंगे, उतने ज़्यादा आपके पास AUM होगा और उतना ज़्यादा आप कमीशन चार्ज कर पाओगे, एसेट मैनेजमेंट फीस चार्ज कर पाओगे। तो यही बात है। तो जितना ज़्यादा आपका AUM होता है उतना ज़्यादा आपके कंपनी के लिए बेटर होता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें, Q1 को कंपेयर करेंगे हम ईयर ऑन ईयर 24-25 को, तो 35% का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है। टोटल इनकम में 29% का इंक्रीज़ देखने मिला है, एक्सपेंस में 22% का इंक्रीज़ देखने मिला है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो टैक्स एक्सपेंस के अंदर हमें अच्छा खासा 58% का एक्सपेंस देखने मिला है, जिसकी वजह से प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है सिर्फ 26% से इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब ये है कि कंपनी को जो है ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का जो अगर आप इनकम देखोगे उससे इसका प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो कम है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव साइन हो जाता है। भाई कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी इंक्रीज़ हो चुके हैं, ये अपने एम्प्लॉयज़ भी एक्सपांड कर रहे हैं। इन्होंने अभी कुछ 280 पीपल को जो है वो ऐड किया है, तो एम्प्लॉय एक्सपेंस अभी HDFC AMC के Q1 और Q2 के अंदर यूजुअली ज़्यादा होते हैं, तो एम्प्लॉय एक्सपेंस भी है, इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि ऑपरेटिंग लेवरेज ना मिले कंपनी को। फिर अभी इनके रिसेंटली बहुत सारे NFOs वगैरह भी आए थे, तो NFOs की वजह वगैरह के थ्रू भी इनकी जो फ़ीस है, अब भले ही ये फ़ीस हायर चार्ज करेंगे, NFO से कॉस्ट वगैरह ऑफसेट कर लेंगे, लेकिन इनके एक्सपेंसेस NFO वगैरह ये सब लेके आए थे, तो इसकी वजह से एक्सपेंस के अंदर इंक्रीज़ देखने मिला है। KYC वगैरह ये करते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ देखने मिला है, क्योंकि अगर आपका AUM इंक्रीज़ हो रहा है तो ऑब्वियसली आपकी बाकी जो चीज़ें हैं उसके अंदर भी आपको इंक्रीज़ देखने मिलेगा ना एक्सपेंस के अंदर, क्योंकि आपको ज़्यादा KYC करनी पड़ेगी, आपको ज़्यादा नए NFOs लाने पड़ेंगे, तो ये फ्री थोड़ी ना होता है, इसके लिए एक्सपेंस तो लगता ही है। तो एक्सपेंस का जो इंक्रीज़ है वो कैजुअल है, नॉमिनल है, ज़्यादा मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा शॉकिंग नहीं लगा। 12 to 15% ग्रोथ जो है एक्सपेक्ट कर रहा है जो मैनेजमेंट है। अब मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारा जो, अगर इनका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि 12 to 15% के आसपास रहेगा, लेकिन मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया HDFC AMC के, मतलब कॉन कॉल के अंदर बोला है कि इनका जो ग्रोथ रेट है अभी का, जो इनका रेवेन्यू ग्रोथ रेट चल रहा है उससे बेटर होगा। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे तो 29% से तो ज़्यादा ही होगा इनका टोटल इनकम। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अज्यूमिंग आपकी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिल रहा है, तो अज्यूमिंग आपका जो इनकम है वो 35% के आसपास इंक्रीज़ हो रहा है, 30% के आसपास इंक्रीज़ हो रहा है, तो आपको ऑपरेटिंग लेवरेज भी उसी तरीके का देखने मिलेगा। तो उस हिसाब से ये कंपनी जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इनके अंदर मुझे बहुत बड़ा स्कोप दिखता है और बड़ी अट्रैक्टिव कंपनीज भी लगती है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज मुझे। अभी के हिसाब से इंडिया के अंदर अब पेनिट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड का जो शेयर है वो 91.7% है। फिर उसके बाद अगर आपका अदर इक्विटी देखोगे तो कुछ 3.6% के आसपास है। डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह का तो 4.2% के आसपास है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको नोटिस करने वाली चीज़ें हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है रिड्यूस होते जा रहा है, FY23 से इंक्रीज़ हुआ है, बट ये मेरे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट है कि रिटर्न ऑन इक्विटी जो है कंपनी का रिड्यूस होते जा रहा है, क्योंकि मैं ROE का कोई एक स्टैटिक नंबर नहीं देखता हूँ। मेरा एम यही है कि मैं जो है प्रॉपर कंपनी ट्रैक करूँ, प्रॉपर देखूँ कि किस तरीके से डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन सही जा रहा है, अपवर्ड ट्रेंड में जा रहा है, तो मैं कंसिडर करूँगा। ऐसे एकदम स्टैटिक नंबर कोई भी स्क्रीनर पे देख के जो है मैं कंसिडर करता नहीं हूँ। बट ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी रिड्यूस होने के पीछे, और अज्यूम कर सकते हैं कि कंपनी के बोरोइंग्स कम हो, बट कंपनी इसके पास जीरो बोरोइंग है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर हमें रिडक्शन देखने मिला है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें अज्यूम करके, आप अगर मार्केट्स को कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहोगे तो आपको ये जो एक्सरसाइज है वो आती रहेगी, जो मैं कर रहा हूँ। निपॉन की बात कर लेते हैं। अब निपॉन का जो मार्केट कैप है वो HDFC से छोटा है, अगर आप कंपेयर करोगे तो 40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है निपॉन का। अब निपॉन भी बड़ी फास्ट पेस पे ग्रो कर रही है। इनका जो AUM है कुछ 6.04 ट्रिलियन रुपीज़ के आसपास का है। म्यूचुअल फंड जो है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूटर है 5 ट्रिलियन के आसपास। और इनकी जो रीच है अगर आप देखोगे तो 263
लोकेशंस पे है, डिस्ट्रीब्यूटर इनके 1 लाख प्लस है, फोलियोज वगैरह भी आप इनके देख सकते हो। तो निपॉन भी आपकी फोर्थ लार्जेस्ट एएमसी है पूरे एएमसी इंडस्ट्री के अंदर। तो दोनों भी जो प्लेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं दोनों बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, आपका एचडीएफसी एएमसी और निपॉन एएमसी। अब निपॉन पहले रिलायंस कैपिटल के साथ एसोसिएटेड था। निपॉन के अभी भी कुछ 49% स्टेक है रिलायंस कैपिटल के अंदर अगर आप देखोगे तो। बट अब निपॉन जो है, निपॉन इंडिया जो है, इनकी सेपरेट सब्सिडरी बन गई है अब पूरी स्पेशल। इसके साथ साथ निपॉन का इंश्योरेंस का भी बिजनेस है जो कि बट इंडिया बेस्ड नहीं है इनका, तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो इनका एनुअल एयूएम जो है वो भी, एवरेज एयूएम जो है वो भी इंक्रीज़ होते जा रहा है, हमें इंक्रीज़ देखने मिल रहा है इसमें। मार्केट शेयर जो है कंपनी का इसमें 8.2% का है। उसी जगह आपका एचडीएफसी का देखोगे तो एचडीएफसी का मार्केट शेयर जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। ईटीएफ निपॉन के बहुत ज़्यादा ईटीएफ जो है आपको देखने मिलेगा एचडीएफसी से ज़्यादा। अगर आप देखोगे तो निपॉन के ईटीएफ ज़्यादा है। ईटीएफ मतलब आपका एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसके थ्रू आप पैसिव इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो, मतलब इंडेक्स फंड इन्वेस्टिंग वगैरह कर सकते हो ईटीएफ में इन्वेस्ट करके। कुछ नॉमिनल सी मैनेजमेंट फीस जो है आपको चार्ज की जाती है ईटीएफ के अंदर। तो अगर आप मार्केट शेयर देखोगे ईटीएफ का तो 17.8% के आसपास है निपॉन का। निपॉन का मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर रहेगा ईटीएफ के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 41% ईयर ऑन ईयर से इंक्रीज़ हुआ है। डिजिटल कंट्रीब्यूशन भी जो है निपॉन का इंक्रीज़ होते जा रहा है, 68% पे जा चुका है। और इंडस्ट्री के बारे में पहले ही बात कर ली कि एसआईपीज़ वगैरह इंक्रीज़ होते जा रही है, नंबर ऑफ एसआईपीज़ इंक्रीज़ हो रही है, ईयूएम वगैरह भी कंपनी के इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैक्सिमम शेयर निपॉन के केस में एचडीएफसी के जैसे ये कि इक्विटी का जो है सबसे मैक्सिमम शेयर है, रीज़न वही है। अगर आप रिटेल को कंसिडर करोगे तो इंडस्ट्री के अंदर रिटेल का जो शेयर है 27% है, बट निपॉन में रिटेल का जो शेयर है 30% के आसपास जा रहा है। निपॉन के अंदर कॉर्पोरेट का शेयर अगर आप कंपेयर करोगे तो इंडस्ट्री से थोड़ा ज़्यादा कम है। यूजुअली जितना मैंने देखा है कि इंडिविजुअल जो है वो निपॉन को प्रेफर करता है, क्योंकि निपॉन के जो फंड्स है वो रिटर्न अच्छा देते हैं कंपैरेटिवली। अगर मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एचडीएफसी के जो फंड्स है वो रिटर्न अच्छा नहीं देते, बट निपॉन के जो फंड्स है उसके ऊपर रिटेल इन्वेस्टर्स वगैरह है, उनका जो ट्रस्ट वगैरह है वो भी अच्छा होता है। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो निपॉन की डिस्ट्रीब्यूटर स्ट्रैटेजी भी बड़ी अच्छी लगती है मुझे, जिसकी वजह से आप देखोगे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है निपॉन के फंड्स के बारे में। और वैसे भी कोई फंड ज़्यादा रिटर्न देने लगता है तो लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होने लगता है। लोग बोलते हैं कि भाई तूने ये फंड के अंदर इन्वेस्ट किया, ये इतना रिटर्न दे रहा है, ये उतना रिटर्न दे रहा है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एसेट्स कुछ 46% के आसपास है और डायरेक्ट चैनल से इनकी कुछ 56% की जो है वो शेयर होती है। तो बेसिकली वही है कि निपॉन इंडिया जो है आपका लार्जेस्ट इन्वेस्टर बेस है इन इंडस्ट्री। इसके साथ साथ इसका जो मार्केट शेयर है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होते जा रहा है, नंबर ऑफ ब्रांचेस वगैरह में इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ईयूएम वगैरह भी एज यूजुअल इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। अब निपॉन की स्ट्रैटेजी क्या है आगे, तो निपॉन के जो की क्लाइंट्स है उनके ऊपर निपॉन का बहुत ज़्यादा फोकस है। ये लाइट क्लाइंट्स के ऊपर भी फोकस है, क्योंकि एच एन आई जो होते हैं वो मैक्सिमम बहुत जितने भी आपके म्यूचुअल फंड कंपनीज होते हैं उनके एयूएम के जो है बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर होते हैं। तो इसलिए इलाइट पार्टनर्स वगैरह पे भी निपॉन जो है वो फोकस कर रहा है। इसके साथ साथ निपॉन का ये भी फोकस है कि वो आपके रिटेल बिजनेस है उसके साथ एक प्रॉपर बिजनेस डेवलप करे, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ कैपिटलाइज वगैरह करे, कस्टमर्स बेस वहाँ से भी लेकर आए। तो क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो यूजुअली अभी अनटैप्ड है, मतलब अगर आप बड़े बैंक्स देखोगे तो बड़े बैंक्स में जो है आपको मैक्सिमम केसेस में आपकी बड़ी प्राइवेट बैंक्स है, जैसे कि आपके आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, तो ये जो कंपनीज है आपकी म्यूचुअल फंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है। बट आपकी छोटी बैंक जो है वहाँ पे ये सर्विसेज जो है इतनी प्रोवाइड नहीं की जाती। तो निपॉन ऐसे भी कर सकता है कि वो उनके साथ टाई अप वगैरह कर सकता है। अब निपॉन ने जो है टेक्नोलॉजी पे अच्छा खासा फोकस किया है, बट ऐसा नहीं है वो सिर्फ निपॉन ही कर रहा है, बाकी आपके दूसरे एएमसी प्लेयर्स है वो भी टेक्नोलॉजी पे अच्छा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपका ऐप ही अच्छा नहीं है, अगर आपका ऐप ही क्रैपी है, अगर आपका इंटरफेस ही ख़राब है, तो लोग प्रेफर भी नहीं करते आपके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना। और इंडिया के अंदर सिंप्लिसिटी ऐप की बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, नहीं तो लोग कंसिडर भी नहीं करेंगे आपकी कंपनी को, भले ही आपकी कंपनी रिटर्न दे। बट जितना मैं देखा है कि इंडिया के अंदर मैक्सिमम जो आपका म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही होता है, और कंपनीज़ के पास भी डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कंपनी के जो है बहुत सारे फंड्स हैं, इक्विटी के अंदर भी फंड्स है, एक्टिव फंड्स भी है, पैसिव फंड्स भी है, डेट के अंदर भी जो कंपनी के फंड्स है। इसके साथ साथ निपॉन जो है आपको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी प्रोवाइड करता है। लोगों के अंदर बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर, क्योंकि कंपैरेटिवली आप उसमें रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, पब्लिक इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्रेडिट के अंदर स्ट्रक्चर क्रेडिट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स एसेट्स वगैरह होते हैं जैसे कि MBS वगैरह, मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज़ बोलते हैं हम उसे, तो उसके अंदर भी आप इन्वेस्ट जो है वो कर सकते हो, ऑफशोर इन्वेस्टिंग वगैरह भी कर सकते हो। आप खुद का जो पर्सनल बड़े बड़े अकाउंट्स है वो भी निपॉन या HDFC AMC वगैरह को दे सकते हो, जो कि वो खुद मैनेज करे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जहाँ से ये जो कंपनी है वो रेवेन्यूज़ कमाती है। आप इतना एक्सप्लेन करने के बाद मैं ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको ये तो समझ गया कि भाई एच डी एफ सी बोल रहा हूँ, आपकी जो AMC कंपनीज है वो कमाती कैसे, बीट आपका HDFC, बीट आपका निपॉन, या बीट आपकी कोई भी AMC कंपनीज हो।
फिर उसके बाद अगर हम देखें तो निपॉन का जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स का जो फंड है वो उसके अंदर भी कॉन्स्टेंटली कैपिटल जो है वो इन्फ्लो होते जा रहा है। इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं देखने मिला है हमें, बट स्टिल आपका अल्टरनेटिव फंड्स के अंदर इंडिया के अंदर ग्रोथ देखने मिल रही है आपको धीरे धीरे। फिर उसके बाद निपॉन का इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो वो तो जापान वाला सेगमेंट है, इनका इंडिया के अंदर अब तक इंटीग्रेटेड नहीं है पूरा मेरे हिसाब से। तो निपॉन के बारे में बस इतना ही रखते हैं। अब एच डी एफ सी बोल रहा हूँ, आपका जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ है उनके अंदर गेम क्या चल रहा है, फाइनली मैं उस पर बात करता हूँ। एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ का यही गेम चल रहा है कि उन्हें जो है अपना मार्केट शेयर इंक्रीज़ करते रहना है, मैक्सिमम मेंबर्स लेके आने, मैक्सिमम कस्टमर्स लेके आने, और अपने रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट इंक्रीज़ करने, बड़े बड़े क्लाइंट्स लेके आने, और इसी तरीके से जो है एएमसी कमाती है, नए नए एनएफओज लाती है, एक्सपेंस वगैरह थोड़ा बहुत होता है, बट जिस तरीके से एएमसी कमाती है वो यही मॉडल है। तो वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। एचडीएफसी और निपॉन के बारे में, दोनों कंपनीज़ के बारे में हमने डिस्कशन किया। आई होप आपको समझ आया होगा एएमसी कैसे ट्रैक करते हैं, आपको आइडिया आया होगा। बाकी अभी इनके Q2 रिजल्ट भी आने वाले हैं तो उनको भी हम ट्रैक करेंगे, उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो बाकी इस वीडियो को बस इतना ही रखता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। Q2 के अपडेट्स आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन वगैरह दबा के रखना, क्योंकि हर कंपनी के Q2 के अपडेट्स जो है वो मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको कोई एडिशनल कंपनी के Q2 अपडेट्स कवर करवाने होंगे तो कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना, या फिर कोई एडिशनल एनालिसिस चाहिए होगा कोई कंपनी का तो वो भी कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना। दैट्स इट, इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और हाँ, इस वीडियो में हमने जो भी कंपनी की बात की है वो हमने एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से किया है। पर्पज़ यही था कि आपको एजुकेशन किया जाए, मतलब आपको एजुकेशन दिया जाए, आपको समझाया जाए कि भाई एनालिसिस करते कैसे है। इसके साथ साथ आपका जो है वो कॉन्कॉल वगैरह बड़े बड़े जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो पढ़ना जो है उसका जो टाइम है वो बच जाए, क्योंकि ये सब वीडियोस के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मतलब एक कंपनी के लिए कम से कम 1.5 घंटा तो आराम से चल जाता है, 1.5 से 2 घंटा ट्रैक करने के लिए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आपका काम इजी कर देती है, ऐसे जो वीडियोस होते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो भाई आप एक सीरियस इन्वेस्टर हो, आपके लिए एक रिस्पेक्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लेकर आऊँ नया कोर्स वगैरह जिससे मैं सिखाऊँ कि भाई कंपनीज़ को एनालाइज वगैरह कैसे करते हैं। तो अगर आपको उन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट होगा, मैं कुछ नॉमिनल प्राइस पे लाने का सोच रहा हूँ, तो अगर आपको ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी इस वीडियो को बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।